जय हिंद। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि ग्रामर क्या होता है, ग्रामर किस किस चीजों को कंट्रोल करती है, हम लोगों को ग्रामर क्यों पढ़नी चाहिए, अगर हम लोग ग्रामर पढ़ते हैं तो उसके क्या कारण है। इसके अलावा हम लोग देखेंगे आज के समय में ग्रामर के कौन कौन से ब्रांचेज हैं और पुराने जमाने में ग्रामर के कौन कौन से ब्रांचेज हुआ करते थे। इस सारी चीजों को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। इसके साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि छोटी छोटी हमारी जो कॉमन मिस्टेक्स होती है, छोटी छोटी गलतियां होती है जिसको हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं, उस पर ध्यान देंगे और समझेंगे कि आखिर हम लोगों को ग्रामर पढ़ करके क्या क्या चीज समझ में आएगा। देन डोंट वेस्ट योर टाइम, लुक एट द बोर्ड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस टॉपिक एंड मैं वादा करता हूं कि अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आपको ये पक्का समझ में आ जाएगा कि हमें ग्रामर क्यों पढ़नी चाहिए। देखिए बोर्ड पे कहता है कि व्हाट इज ग्रामर, यानी ग्रामर क्या है, ग्रामर किसे कहते हैं, ग्रामर क्या होता है। तो देखिए हम लोग आंसर करेंगे कि ग्रामर इज अ सिस्टम एंड स्ट्रक्चर ऑफ अ लैंग्वेज। ग्रामर इज अ सिस्टम एंड स्ट्रक्चर ऑफ अ लैंग्वेज, यानी ग्रामर जो है वो किसी भाषा के सिस्टम और स्ट्रक्चर होता है। यानी ग्रामर के बल पे हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी भाषा को शुद्ध शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना सीख सकते हैं। अगर हम ग्रामर नहीं पढ़ते हैं तो हम लोग को क्या होगा कि लैंग्वेज तो पढ़ लेंगे, लैंग्वेज तो सीख भी जाएंगे, लेकिन उसको शुद्ध शुद्ध यानी कि क्लियरली बोलना, लिखना, पढ़ना नहीं आएगा। तो इसीलिए हम लोग को क्या करनी चाहिए, तो ग्रामर सीखनी चाहिए। देखिए आगे, ग्रामर किस किस चीजों को कंट्रोल करती है, यानी अगर हम ग्रामर पढ़ते हैं तो ग्रामर पढ़ने के बाद हम किस किस चीज को सही कर पाएंगे, कौन सी चीजें हमसे गलती नहीं होंगी, तो इस चीज को हम लोग इसमें देखते हैं। तो कहा जाता है कि इंग्लिश ग्रामर एक्चुअली 3 चीजों को कंट्रोल करती है। इंग्लिश ग्रामर एक्चुअली 3 चीजों को कंट्रोल करती है। कौन से 3 चीजों को ये कंट्रोल करती है, तो देखिएगा पहला वर्ड के फॉर्मेशन को, यानी जब हम लोग किसी मतलब कोई वर्ड को फॉर्मेट करते हैं यानी कि बनाते हैं तो उसमें हम लोग को पता चले कि ये जो शब्द बनाए हैं ये सही है कि गलत है। इसके लिए हम लोग को कौन हेल्प करता है, ग्रामर। जैसे जैसे हम लोग करते हैं कि कोई भी वर्ड है, जैसे एप्पल है तो उसमें एस लगेगा या ई एस लगेगा प्लूरल बनाने के लिए, या भी ई एस लगेगा, आई एस लगेगा, या केवल ई एस लगेगा, क्या लगेगा समझ में नहीं आता है। तो इसीलिए अगर हम ग्रामर पढ़ते हैं तो हमें क्लियर हो जाएगा कि वर्ड के फॉर्मेशन कैसे करनी चाहिए। कभी कभी हम लोग सफिक्स का यूज करते हैं, प्रीफिक्स का यूज करते हैं, वही उपसर्ग और पढ़ते हैं जिसको हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं। तो वो चीज जब इंग्लिश में भी करते हैं, जैसे ऑनेस्ट तो उससे पहले लगा देते हैं डिस, तो डिस ऑनेस्ट हो जाता है। चार्ज उससे पहले लगा देते हैं डिस, डिस्चार्ज। प्ले उससे पहले डिस लगाते हैं, डिस्प्ले, है ना। इसी तरीके से और भी है जिसको मतलब जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि या तो स्टार्टिंग में कोई छोटे से वर्ड को अटैच कर देते हैं या फिर लास्ट में करते हैं, जैसे ब्यूटी प्लस फुल, ब्यूटीफुल, ड्यूटी प्लस फुल, ड्यूटीफुल, चाइल्ड प्लस हुड, चाइल्डहुड। तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये हो जाता है वर्ड फॉर्मेशन। और ये हम लोग पढ़ते हैं किसमें, तो ग्रामर अगर पढ़ते हैं तो ये हमें अच्छे से आ जाता है। दूसरी बात है वर्ड के ऑर्डर है। वर्ड के ऑर्डर क्या होता है सर, तो वर्ड के ऑर्डर का मतलब हुआ कि जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें हम लोग को जानकारी रहनी चाहिए कि सेंटेंस में पहले क्या आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा। मतलब नहीं समझ में आया। देखिए ये जो हम लोग लिखे हैं वर्ड के ऑर्डर, इसका मतलब होता है कि जैसे हम सेंटेंस बनाते हैं तो सेंटेंस में पहले रहना चाहिए सब्जेक्ट, फिर रहना चाहिए वर्ब, फिर रहना चाहिए ऑब्जेक्ट। अगर हम कोई सेंटेंस बना दिए और उसमें पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होता है, तो नाउन या प्रोनाउन जो होता है ना वो सब्जेक्ट बनता है। तो अगर पहले सब्जेक्ट नहीं है, फिर वर्ब नहीं है, फिर ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। और ये हमें बताएगा कौन, तो ग्रामर। जब हम ग्रामर पढ़ेंगे तभी हम लोग को ये समझ में आएगा कि आखिर वर्ड फॉर्मेशन या ये जो वर्ड ऑर्डर होता है ये होता क्या है, और अगर हम ये पढ़ लेते हैं तो गलतियां नहीं होगी। इसके अलावा एक और है वर्ड के मीनिंग।
हाँ, वर्ड के मीनिंग, यानी हम कुछ भी लिख देंगे तो समझ में नहीं आएगा। यानी अगर हम कुछ चीज लिख देते हैं मान के चलिए, तो उसका कुछ ना कुछ तो मीनिंग होता है ना। अगर मीनिंग नहीं होगा तो क्या वो वर्ड हुआ? नहीं हुआ। तो इस चीज को कौन बताएगा? तो ग्रामर बताएगा कि ये वर्ड हुआ, ये वर्ड नहीं हुआ, ये वर्ड ऑर्डर में है, यानी सेंटेंस में जो वर्ड है वो एक के बाद एक सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ऐसे करके है कि नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग समझ जाएंगे कि वो चीज क्या है, गलत है। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग। जैसे देखिए कहता है कि राम स्कूल टू गोज। अब बताइए क्या ये सही है? नहीं सही है। क्यों नहीं सही है? देखिएगा, राम स्कूल टू गोज, राम तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, लेकिन सब्जेक्ट के बाद आना चाहिए वर्ब। बताइए स्कूल जो है ये वर्ब है? अगर नहीं मालूम तो मैं बता रहा हूं कि ये वर्ब नहीं है, बल्कि ये नाउन है, यानी किसी जगह के नाम या किसी चीज के नाम को नाउन बोलते हैं, ना कि वर्ब बोलते हैं। तो इसीलिए सब्जेक्ट के बाद फिर से सब्जेक्ट आना जरूरी नहीं था, बल्कि वर्ब आना चाहिए था। यहाँ वर्ब नहीं आया और इसी वजह से ये सेंटेंस क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा वाला देखिए, राम उसके बाद गोज यानी जाता है, यानी ये सब्जेक्ट हुआ, ये सब्जेक्ट हुआ और ये वर्ब हुआ, और ये जो है अदर वर्ड हो गया। ऑब्जेक्ट बोलिए या अदर वर्ड बोलिए, तो यहाँ पे राम सब्जेक्ट है, वर्ब ऑब्जेक्ट, ये तीनों चीज आ गया, यानी कि ये वर्ड ऑर्डर में है। और इसीलिए जब हम ग्रामर पढ़ेंगे तो ग्रामर हमें बताएगा कि ये सही है, ये सही है और ये गलत है। चलिए, अब हम लोग यहाँ तक तो देख लिए कि ग्रामर क्या होता है, ग्रामर किस किस चीजों को कंट्रोल करती है, ग्रामर पढ़ने से हम लोग को क्या क्या होगा। अब ये देखते हैं कि आखिर ग्रामर पढ़नी क्यों चाहिए। कुछ तो रीजन होगा ना यार, ग्रामर क्या होता है, कंट्रोल किसको करता है, लेकिन क्यों पढ़नी चाहिए, क्या कारण है। तो देखिए, व्हाई डू वी नीड ग्रामर। हम लोग जब कोई लैंग्वेज सीखना शुरू करते हैं, हिंदी हो चाहे मैथिली हो, तमिल हो, गुजराती हो, उर्दू हो, असमिया हो, बंगाली हो, कोई भी लैंग्वेज हो, उस लैंग्वेज में ग्रामर होता ही होता है। तो भाई आखिर हमको ग्रामर की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों जरूरत पड़ी, क्यों पढ़ना पड़ता है। तो देखिए क्यों जरूरत पड़ी। अगर ग्रामर नहीं होगी तो है, तो हाँ, तो ग्रामर नहीं होगी तो देखिए, अगर ग्रामर नहीं होगी तो सेंटेंस गलत बनेगा, सेंटेंस क्या होगा, गलत बनेगा। दूसरा, एग्जाम में नंबर कट जाएंगे, एग्जाम में क्या हो जाएंगे, नंबर कट जाएंगे। तीसरा, कम्युनिकेशन वीक हो जाएगा, यानी जब हम किसी से बात करेंगे तो वो बोलेगा कुछ और, हम बोलेंगे कुछ और। आई गोइंग बोल देगा, हम बोलेंगे आई एम वेटिंग, और वो कुछ आई डांसिंग कुछ भी बोल देगा तो हम बोलेंगे आम, वो बोल देगा कटहर। इससे क्या हो जाएगा कि गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग अगर ग्रामर पढ़ते हैं तो ये कम्युनिकेशन ये वीक नहीं होगा, बल्कि फ्लुएंटली हो जाएगा। यहाँ पे इंग्लिश के लिए फ्लुएंट नहीं हो पाएगा। क्यों? अगर ग्रामर नहीं पढ़ते हैं तो। अगर ग्रामर पढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा, इंग्लिश फ्लुएंट हो जाएगा, हम लोग को सही सही बोलना, लिखना, पढ़ना सब आ जाएगा। इसके अलावा एक चीज और है जो इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे हम लोग लिखे हैं कि इंग्लिश ग्रामर इज इक्वल टू इंग्लिश गूगल मैप। हाँ, जिस तरीके से हम लोग कहीं जाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, जहां से जाना होता है और जहां जाना होता है, जहां से जाना होता है और जहां जाना होता है वो जगह मालूम है और ये जगह मालूम है, लेकिन ये रोड नहीं मालूम है कि किधर से जाना होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, गूगल मैप खोलते हैं और उसमें देखते देखते वहां तक पहुंच जाते हैं। ठीक इसी तरीके से ये जो ग्रामर है ना, ये किसी भी लैंग्वेज का गूगल मैप होता है, जिससे हम लोगों को पता चलता है कि हम लोगों को सीधे रास्ता में किधर से कहां जाना है। अगर हम ग्रामर पढ़ लेते हैं तो ये क्लियर हो जाता है कि आखिर हम लोगों को जाना है तो जाना है वहां, लेकिन किस रास्ते से होकर जाना है ये चीज पता चलता है किससे, ग्रामर पढ़ने से। इसीलिए लिखे हैं कि ग्रामर इज इक्वल टू इंग्लिश गूगल मैप। इंग्लिश गूगल मैप, इंग्लिश लैंग्वेज का ये ग्रामर क्या है, गूगल मैप है। जिस तरीके से रास्ता नहीं भटकने देती है गूगल मैप, उसी तरीके से ग्रामर इंग्लिश में गलतियां नहीं होने देती है। चलिए, अब हम लोग देखते हैं कि इंग्लिश के कितनी ब्रांचेज हैं जिसको आज हम लोगों को पढ़ना पड़ता है। तो देखिएगा कि 8 मेन ब्रांचेस ऑफ इंग्लिश ग्रामर या ग्रामर, यानी आज के समय में इंग्लिश ग्रामर में टोटल कितने, तो 8 मेन ब्रांचेस हैं जिसको हम लोग को पढ़ना पड़ता है, और उसी से भर भर के नंबर मिलता है या फिर क्वेश्चंस आते हैं। अगर हम लोग इसको नहीं पढ़ेंगे या फिर अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो फिर हम लोग को ग्रामर समझ में नहीं आएगा और हम लोग क्या करने लगेंगे, रटने लगेंगे, इंग्लिश बोर हो जाएगा। तो इसलिए इसको देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। तो देखिएगा, कहा जाता है कि पहला इसका जो ब्रांच है वो है नाउन, यानी नेम ऑफ प्लेस,
पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी नाउन जो होता है वो किसी चीज के, जैसे हम लोग हिंदी में नहीं रखते हैं, किसी जानवर, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जानवर, स्थान के नाम को नाउन कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। उसी तरीके से इंग्लिश में समझ लीजिए, आप जो भी चीज को देखते हैं आसपास, जो भी चीज, जैसे ये मोबाइल लगा हुआ है, ये मेरा शर्ट है, ये मार्कर है, यहाँ पे लाइट लगा हुआ है, ये बोर्ड है, ये सारी चीजें क्या है, तो ये सारी चीजें नाउन है। ठीक है। अब दूसरा, तो नाउन के बदले में यूज किया जाने वाला शब्द क्या होता है, प्रोनाउन होता है। नाउन के बदले में यूज किया जाने वाला शब्द क्या कहलाता है, प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है। तो दूसरा क्या हो गया, प्रोनाउन, यानी जो नाउन के बदले में आता है या जो नाउन को इंडिकेट करता है, नाउन को इंडिकेट करता है, उसको क्या कहते हैं, उसको प्रोनाउन कहते हैं। अब तीसरा आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव किसको कहते हैं, तो जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में जानकारी देता है, जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में जानकारी देता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एडजेक्टिव। क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। उसके बाद देखिएगा, डिस्क्राइब करता है, ये किसके बारे में, तो नाउन या प्रोनाउन के बारे में। अगला है वर्ब। तो वर्ब किसको कहते हैं, तो द वर्ड विच शोज एन एक्शन, स्टेट और पोजीशन, यानी वह शब्द जो किसी के एक्शन को या उसके स्टेट को या पोजीशन को, यानी कि दिशा, दशा या उसके काम को बताता है, तो उस वर्ड को वर्ब कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वर्ब। जैसे हम अभी काम कर रहे हैं, आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, तो ये जो हमारा काम है, ये क्या है, एक एक्टिविटी है, यानी कि ये वर्ब है। ठीक है। इसके अलावा आगे देखिए, एडवर्ब, डिस्क्राइब्स, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब। मतलब क्या हुआ, ये जो एडवर्ब होता है ना, ये दूसरे एडजेक्टिव को, वर्ब को या फिर अपने जैसा दूसरे एडवर्ब को डिस्क्राइब करता है, यानी उसके बारे में बताता है। इसके अलावा क्या है, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन जो किसी भी नाउन के पहले आकर के एक नाउन को दूसरे नाउन के साथ रिलेशन बताने का काम कौन करता है, तो प्रीपोजिशन है। जैसे गांव घर में अगुआ नहीं होता है, एगो का इधर का और इधर का और बीच में रहता है, वो दोनों को शादी करवा देता है। ठीक उसी तरीके से ये जो प्रीपोजिशन है ना, एक नाउन को दूसरे नाउन से कनेक्ट करने का काम करता है। कहाँ काम करता है, तो ये काम करता है सेंटेंस में। कहाँ काम करता है, सेंटेंस में एक वर्ड को, यानी एक नाउन को या प्रोनाउन को दूसरे नाउन या प्रोनाउन से जोड़ने का, संबंध बताने का काम करता है। इसके अलावा हमारा है कंजंक्शन। तो कंजंक्शन का काम है एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ना, एक फ्रेज को दूसरे फ्रेज से जोड़ना, एक क्लॉज को दूसरे क्लॉज से जोड़ने का काम जो करता है, उसको हम लोग कहते हैं कंजंक्शन। कंजंक्शन। इसके अलावा एक और है इंटरजेक्शन, जो हमारे मन के भावों को, हमारे फीलिंग्स को बताए। जो वर्ड हमारे मन के भावों को, हमारे फीलिंग्स को बताए, उसको बोलते हैं इंटरजेक्शन। जैसे हम लोग नहीं बोलते हैं वाओ, हुर्रा, फाई फाई, ये जो वर्ड है, ये क्या है, इस वर्ड को हम लोग कहते हैं इंटरजेक्शन वर्ड। ठीक है। तो आई होप कि यहां तक समझ में आया। अगर ये समझ में आया तो थोड़ा सा इसको रिकॉल कर लेते हैं और फिर नीचे हम लोग देखते हैं। तो देखिएगा, ये पहला है नाउन। तो नाउन का क्या काम है भाई, तो नाउन जो होता है वो नेमिंग वर्ड होता है और ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनता है। दूसरा है प्रोनाउन। ये नाउन के बदले में आता है और ये भी या तो सब्जेक्ट बनता है या ऑब्जेक्ट बनता है। जैसे नाउन को मान लो फादर है, तो प्रोनाउन उसका सन है। तो फादर जहां जहां जाएगा, अगर वो अच्छा काम करेगा तो सन भी अच्छा काम करेगा। तो ठीक इसी तरीके से अगर नाउन सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनता है तो प्रोनाउन भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट ही बनेगा। इसके अलावा तीसरा एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता है। जैसे एक बार की बात है, हुआ क्या कि नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव तीनों गया चोरी कर रहे। अगर आप लोग को नहीं, मतलब समझ में नहीं आता है, तो इस स्टोरी से याद रहेगा हमेशा के लिए कि एक बार की बात है, नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव तीनों गया चोरी करने। तो हुआ क्या कि नाउन और प्रोनाउन तो चालाक था, नाउन और प्रोनाउन क्या था, थोड़ा सा चालाक था। तो ये दोनों क्या किया, वहां से भाग आया। जैसे ही मालिक को पता चला कि चोरी हो रहा है घर में, तो ये दोनों भाग आया। लेकिन ये जो बकलोलवा है एडजेक्टिव, ये पकड़ा गया। जब ये पकड़ा गया तो ये क्या बोलता है मालूम, ये बोलता है कि देखिए हम भी आए थे चोरी कर रहे, लेकिन हम आपका कोई सामान नहीं लिया और मैंने देखा है कि नाउन और प्रोनाउन दोनों मेरे साथ आया था, मैं तो आ भी नहीं रहा था, उसी के साथ मैं भी आया क्योंकि वो जीत करके लाया था और वो दोनों चोरी करके भाग गया है, मैं तो ऐसे ही यहाँ पे आया था। तो बताइए, नाउन और प्रोनाउन के बारे में कौन बताता है, तो एडजेक्टिव बताता है, याद रहेगा। इसके अलावा है वर्ब। तो वर्ब किसको कहते हैं,
तो किसी भी काम के होने को या उसके दशा को या दिशा को बताने वाले जो वर्ड होते हैं उसको हम लोग कहते हैं वर्ब। क्या कहते हैं? वर्ब। यानी किसी के काम को करने को बताता है या उसके दशा दिशा किसी चीज को बताता है उसको बोलते हैं वर्ब। और वर्ब के बारे में जो डिस्क्राइब करता है यानी जो एडजेक्टिव वर्ब या एडवर्ब के बारे में बताता है उसको कहते हैं एडवर्ब। उसके बाद आता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन किसी सेंटेंस में आकर के एक नाउन या प्रोनाउन को दूसरे नाउन या प्रोनाउन से रिश्ता बताने का काम करता है। यानी कि प्रीपोजिशन इज इक्वल टू गांव का अगुआ। प्रीपोजिशन इज इक्वल टू गांव का अगुआ। इसके अलावा कंजंक्शन, तो कंजंक्शन भी क्या है? तो ये बड़ा मतलब जैसे बिजनेसमैन रहता है, एक इधर वाला बिजनेसमैन ए और बिजनेसमैन बी और दोनों को डील करवाने का जो काम करता है वो भी बीच में रहता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्रोकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रोकर, दलाल। तो वही काम करता है ये इंटरजेक्शन, एक को दूसरे से कनेक्ट करने का काम करता है। एक को क्या दूसरे से, तो एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से, एक फ्रेज को दूसरे फ्रेज से या एक क्लॉज को दूसरे क्लॉज से जोड़ने का जो काम करता है उसको कहते हैं कंजंक्शन। कंजंक्शन के बाद आता है इंटरजेक्शन, जो हमारे मन के फीलिंग्स को, भावनाओं को बताता है, उस वर्ड्स को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं इंटरजेक्शन। तो यहां तक समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं कि पुराने जमाने में जो लोग हमारे से 2-3 पीछे वाले जो पीढ़ी थे वो लोग भी ग्रामर पढ़ते थे, बट वो लोग किस तरीके से पढ़ते थे उसको देख लेते हैं, जो आज भी मौजूद है लेकिन इसको हम लोग पढ़ते उड़ते नहीं है। तो इसीलिए आप टेंशन मत ले, हम है इस सबको पढ़ा देंगे, ठीक है? तो आप वीडियो देखते रहिए, आगे समझिए। कहता है कि ऑर्थोग्राफी, पहला क्या आता है? ऑर्थोग्राफी, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्ण विचार, यानी कि ग्रामर का वह पार्ट जिसमें हम लोग लेटर्स के बारे में पूरी डिटेल से पढ़ते हैं उसको क्या बोलते हैं? ऑर्थोग्राफी। दूसरा आता है इटिमोलॉजी। क्या आता है? इटिमोलॉजी, जिसमें हम लोग को वर्ड्स के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि ये जो पूरा ये जो आता है ये सब इटिमोलॉजी का पार्ट है। यहाँ तक 8 तक ये सब किसके पार्ट है? इटिमोलॉजी के पार्ट है। हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में, अभी इतना ही देखिए। उसके बाद है सिंटैक्स। सिंटैक्स जो है ये सेंटेंस के बारे में बताता है कि भाई सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब आया कि नहीं आया, सब्जेक्ट के बाद अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब सिंगुलर आया कि नहीं आया, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ नाउन भी सिंगुलर आया कि नहीं आया। तो ये सारी चीजें बताने का काम करता है कौन? तो सिंटैक्स। यानी अगर हम सिंटैक्स को पढ़ते हैं, ग्रामर का एक पार्ट है, तीसरा पार्ट है, तो उसमें हम लोगों को सही सही सेंटेंस बनाना आ जाता है। हम लोगों को सही सही सेंटेंस बनाना आ जाता है। उसके बाद आता है पंक्चुएशन। जैसे हम लोग कहीं पर कॉमा लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं? कहीं पर कॉमा, कहीं पर फुल स्टॉप, कहीं पर एक्सक्लामेटरी साइन, कहीं पे क्वेश्चन मार्क, कहीं पे डैश दे देते हैं, कहीं पे कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा दे देते हैं। तो ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजों को हम लोग किस में पढ़ते हैं? तो इसको पढ़ते हैं हम लोग पंक्चुएशन में, जो कि पुराने जमाने में यानी हम लोग से 1-2 पीढ़ी पीछे वाले लोग सब क्या करते थे? इसी तरीके से बांट के पढ़ते थे। और लास्ट आता है प्रोसोडी, जिसको हम लोग बोलते हैं छंद विचार। इसमें हम लोग क्या करते हैं? तो इसमें हम लोग ग्रामर में जैसे कि कोई पोएम आया तो उस पोएम में लय क्या है, कैसे राइमिंग है उसमें, और वर्ड्स फॉर्मेशन कैसे है, लास्ट वाला लेटर जो है वो राइम में है कि नहीं, सेम साउंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इस सारी चीजों को हम लोग किसमें देखते हैं? तो छंद विचार में। जैसे आप कोई पोएम, जैसे कोई राइम पढ़ते हो, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं ना, जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, टेलिंग ए लाई नो पापा, ओपन योर माउथ हा हा हा। तो ये जो पढ़े थोड़ा छोटा सा राइम है, या फिर ऐसे हम लोग बोलते हैं ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर अप अबव द वर्ल्ड सो हाई लाइक ए डायमंड इन द स्काई। तो ये जो हम लोग पढ़े तो इसके लास्ट में राइम बना, तो राइम जो बना तो जो भी लिखे होंगे तो उनके पास ये दिमाग रहा होगा कि भाई ये राइम बनना चाहिए। तो कैसे? तो जब वो क्या पढ़े होंगे? प्रोसोडी पढ़े होंगे तभी। अगर प्रोसोडी नहीं पढ़े होते, प्रोसोडी, तो उनको राइम के बारे में पता नहीं चलता तो कुछ लिख देते, तो फिर हम लोगों को समझ में नहीं आता, और वो राइमिंग में नहीं आता तो फिर बच्चा कैसे याद करता? तो इसीलिए हम लोग मतलब हमारे जो पूर्वज थे जिन्होंने ग्रामर बनाया, उनके दिमाग में बड़ी एकदम चलता था कि भाई साहब ये सारी चीजों को डिटेल में समझा दो ताकि आने वाले समय में उस सबको ज्यादा दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। पहला ऑर्थोग्राफी, दूसरा इटिमोलॉजी, तीसरा सिंटैक्स,
पंक्चुएशन और फिर प्रोसोडी। अच्छा, ये सब तो देख लिए, लेकिन हमारी छोटी छोटी क्या होती है, कॉमन मिस्टेक जिसको बोलते हैं, छोटी छोटी मिस्टेक जिस पे हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। जैसे अगर मान के चलो कोई आदमी बहुत अच्छा बाइक ले लिया है, जैसे कोई भी कंपनी का बाइक ले लिया और उसमें स्टैंड लगाना भूल गए, तो अगर मान के चलिए कोई आदमी शूज लगा लिया और वो लेस बांधना भूल गया, तो अगर मान के चलिए कोई आदमी जहाज में चल रहा है ना, एक हम कहानी सुन रहे थे, यूट्यूब पर नहीं सुने, एक बहुत अच्छे मोटिवेटर हैं, वो बता रहे थे, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वो बता रहे थे कि अगर मान के चलिए हम लोग जहाज में कहीं जा रहे हैं, पनिया जहाज में, और उसमें बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, आराम से जा रहे हैं, लेकिन एक पगला आ गया, वो अपना क्या कहते हैं ग्राइंडर लेके आ गया, और वो क्या कर रहा है कि अपने सीट के पास एक छोटा सा हॉल कर रहा है, यानी छेद कर रहा है उस नाव में। क्या बताइए, अगर सारे आदमी उसको रोकेंगे नहीं तो क्या वो नाव सुरक्षित अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच पाएगा? बिल्कुल नहीं पहुंच पाएगा। क्योंकि छोटी सी छेद जो है उस नाव को डुबाने की ताकत रखती है। तो इसीलिए हम लोग भी जो कॉमन छोटी छोटी गलतियां करते हैं, अगर उसको सुधार ले तो ये गलतियां नहीं होंगी और हम लोग अच्छे मार्क्स ले आएंगे। जैसे हम लोग कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम सब होता है, उसमें बच्चा क्या करता है, छोटी छोटी गलतियों पर ध्यान नहीं देता है और जाके टिक टिक करके आ जाता है। उसके बाद जब आता है और अपना वो पूरा मिलाता है, मतलब कितना मार्क्स आने वाला है, कट ऑफ कितना गया, तो उसमें कहता है रे भाई मेरा तो उसमें गलती हो गया। क्यों गलती हो गया? कैसे कि आपने छोटी छोटी गलतियों पर ध्यान नहीं दिया और आपका नंबर कट गया। आप कहोगे मेरा रिजल्ट नहीं हुआ। क्यों होगा तुम्हारा रिजल्ट? क्योंकि जब तक हम छोटी छोटी गलतियों पे ध्यान नहीं देंगे ऐसे ही करते रहेगा और रिजल्ट होवे नहीं करेगा। तो देखिए छोटी गलतियां क्या है। तो पहला है कि ही गो टू स्कूल, सही है। ले डंटा, 4 डंटा लगाएंगे थोड़ा, सही है। ही गलत है। क्या गलत है? देखो इसमें जो है सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट का चक्कर है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है सर? इस सब को हम लोग पढ़ेंगे। अभी फिलहाल समझिए कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। यानी ऐसे समझिए कि अगर छोटा आदमी है तो उसको छोटा वजन देंगे, और लेकिन बड़ा आदमी है तो उसको बड़ा वजन देंगे कि नहीं देंगे। जैसे मान के चलिए एक पापा है, बाजार गए, उनको कुछ राशन का सामान लाना था, तो एक छोटा सा बउआ था, वो भी सोचा कि हम भी चल जाते हैं पापा के साथ, तो वो भी जिद करने लगा। उसका नाम था गोलुआ। वो भी बोला कि पापा हम भी जाएंगे बाजार। तो मान के चलिए बाजार गए पापा और वो सामान लिए, एक चावल का बोरा लिए और एक नीमक का पैकेट लिए। अब बताइए गोलुआ जो है वो भी जिद कर रहा है कि पापा हमको भी दीजिए ना, लेके चल रहे हैं। तो बताइए वो जो पापा है वो उसको चावल का बोरा देंगे कि नीमक का पैकेट देंगे? क्या देंगे? नीमक का पैकेट देंगे, क्योंकि वो लड़का छोटा है। ठीक इसी तरीके से ग्रामर में रूल लागू होता है कि अगर कोई चीज सिंगुलर है तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आएगा। मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगा। सिंपल बात। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, देखिए ही जो है वो सिंगुलर है, लेकिन यहाँ पे गो जो है ये प्लूरल है, तो इसके साथ अगर ईएस लग जाता तो ये क्लियर सही हो जाता, लेकिन नहीं लगा हुआ है तो गलत हो गया। दूसरा, दीज मैन आर गुड। ध्यान दीजिएगा, दीज के बाद ये MAN मैन एक को दर्शाता है, तो इसके जगह पे क्या होना चाहिए? इसकी जगह पे होना चाहिए MEN। इस तरीके से बहुत सारी और गलतियां हैं जो हम लोग करते हैं, जिसको हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं। अभी फिलहाल छोटा सा क्यूज की बारी आ गई है, क्योंकि हम लोग मिनी क्यूज करते हैं और उसमें देखते हैं कि आखिर हम लोग की मतलब जो अभी पढ़े हैं उसमें समझ बढ़ी कि नहीं बढ़ी। तो देखिए यहाँ पे एक मिनी क्यूज है कि ग्रामर किस चीज के रूल को कंट्रोल करती है, यानी ग्रामर हमें किस किस चीज के बारे में जानकारी देती है या किसके रूल को कंट्रोल करती है। तो देखिए इसमें पहला है वर्ड के रूल को, कि कैसे हम लोग वर्ड फॉर्मेशन करते हैं, वर्ड बनाते हैं, उसमें सिंगुलर होता है प्लूरल होता है, सारी चीजों को। दूसरा सेंटेंस के रूल को, कि कैसे हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। उसके बाद तीसरा है मीनिंग। अगर हम लोग वर्ड बना लिए, लिख लिए कोई वर्ड, लेकिन उसमें मतलब उसका मीनिंग क्या है अगर ये नहीं जानेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग का ये दिमाग जो है ना कंफ्यूज हो जाएगा, फिर हम लोग इंग्लिश समझ ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए हम लोगों के लिए क्या है कि ये ग्रामर जो है बनाया गया, और ग्रामर में ये क्या क्या चीज को कंट्रोल करता है। तो पहला वर्ड को कंट्रोल करता है, फिर सेंटेंस को भी कंट्रोल करता है, तीसरा मीनिंग को भी, यानी तीनों को कंट्रोल करता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो आंसर है वो ऑल ऑफ एबव, यानी ऊपर वाला सब के सब तीनों आंसर होगा। चलिए एक और जो आप लोगों के लिए छोड़ जाते हैं, अगर आप लोगों को समझ में आए मालूम है तो कमेंट करके हमें बताइए। ये है ओ नो, ओ नो। ये किस पार्ट्स ऑफ स्पीच का एग्जांपल है बताइए तो जरा कमेंट करके बताइए।
फिर आगे आप लोग के लिए होमवर्क भी छोड़ के जा रहे हैं कि ग्रामर का एक ऐसा सेंटेंस जो आप पहले गलती बोलते थे और अब सही बोलते हैं। फिर से सुनिए, ग्रामर का कोई एक सेंटेंस, मतलब कोई एक सेंटेंस जो पहले आप गलती बोलते थे लेकिन अब सही बोलते हैं। कमेंट करके बताइए क्यों। हम भी बहुत गलतियां करते थे। जैसे हम लोग, खास करके मैं, हंगड़ी को हुंगड़ी पढ़ा करता था, फ्यूचर को फुटूरे पढ़ा करता था, नेचर को नाटूरे पढ़ा करता था, लेकिन बाद में जाके पता चला कि यार इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है। उस तरीके से आप भी कुछ कुछ चीजों को गलतियां करते होंगे, तो उसको हमें कमेंट करके बताइए, क्योंकि हम कमेंट को पढ़ते हैं और बच्चों के जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उस पर हम लोग क्या कहते हैं, वीडियो बनाते हैं या फिर समझाते हैं बच्चों को। तो अगर आप लोगों को समझ में आता है तो इसी तरीके से वीडियो देखते रहिए, क्योंकि कहा जाता है, और क्योंकि पढ़ने में ना मस्ती आनी चाहिए। अगर मस्ती नहीं आता है तो फिर वो बोर हो जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। पढ़ते रहिए इसी तरीके से। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो दोबारा वीडियो को देखिए, तिबारा देखिए, लेकिन समझिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।